hierarchy, we are discussing living world, we are discussing something about taxonomy from last some classes, right? So in last class, if I talk particularly about last class, then we described taxonomic hierarchy in complete details, right? Means हमने taxonomic hierarchy क्या है ना? उसके बाद कैटेगरी क्या है, टैक्सॉन क्या है, अलग अलग कैटेगरीज किस मैनर में या किस ऑर्डर में अरेंज होती है, क्यों होती है, और उस हर कैटेगरी का इलैबोरेटेड मीनिंग क्या है, जैसे स्पीशीज से लेकर किंगडम तक का, और कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने इस चीज को लास्ट क्लास में पर्टिकुलरली पढ़ा है ना। अब टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन में हम कहते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with many aspects like collection, description, identification, naming and classification of organism। तो आप यहाँ पे ध्यान दो तो एक बहुत ही important aspect taxonomy का जो है वो है naming, nomenclature। Just feel like कि you have a group of population और group of individuals, एक 100 लोगों के population को आप देख रहे हो जिसमें से किसी भी individual का कोई नाम नहीं है। Is it okay? आप एक 100 लोगों की पॉपुलेशन को देख रहे हो जिसमें से किसी का भी कोई नाम ही नहीं है, तो तुम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कैसे आवाज लगाओगे? एक जाहिर सिंपल सी बात, लॉजिकल बात आप सोचो कि एक ऐसा ग्रुप है आपके पास जिसमें सब बंदे एक जैसे दिख रहे हैं ना, इंडिविजुअल सेम दिख रहे हैं, पॉपुलेशन है, और एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को हमको आवाज लगानी है या किसी पर्टिकुलर पर्सन से हमको काम है, तो उसको पहचानेंगे कैसे या उसको मतलब हम पुकारेंगे कैसे? या तुम ऐसे किसी एरिया में हो जहाँ तुम कोई खाने की जगह ढूंढना चाहते हो, होटल ढूंढना चाहते हो, लेकिन होटल का कोई नाम ही नहीं है, तो तुम लोगों को पूछोगे कैसे कि ये चीज कहाँ है ना? या तुम किसी के घर जाना चाहते हो तो उस घर का एड्रेस कोई नहीं है, एड्रेस नाम की चीज ही नहीं है, उसका पता ही नहीं है, नाम ही नहीं है घर को, कोई एरिया को नहीं है, तो तुम उस एरिया में उस घर को पहचानोगे कैसे, जाओगे कैसे? तो इसेंस ऑफ द स्टोरी इज कि बिना नाम दिए या बिना कोई पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड किए हम चीजों को पहचान नहीं सकते, हम चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, है ना, हम चीजों को पिक नहीं कर सकते। तो ये बात, सेम बात क्या ऑर्गेनिजम्स के लिए लागू नहीं है? क्या हम ऑर्गेनिज्म को सिर्फ ढूंढेंगे, कलेक्ट करेंगे, पहचानेंगे और फिर रख देंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब टैक्सोनॉमी, जब बात आती है टैक्सोनॉमी की, तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू प्रोवाइड नेम टू द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नाम देना ये बहुत बेसिक और जरूरी चीज है, और इसी चीज को टेक्निकली नॉमेनक्लेचर कहते हैं। That's why what we say about nomenclature, it is an act or process of providing a particular name to an organism. It is an act or process of providing particular name to an organism. In general अगर हम देखें तो nomenclature दो तरह से होता है। एक वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर और नेमिंग सिस्टम, और दूसरा साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर या नेमिंग सिस्टम। देखो क्या कहा मैंने कि नॉमेनक्लेचर दो तरह का होता है, वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर और साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। दोनों में फर्क क्या है वो हमको सबसे पहले समझना होगा, राइट? तो
vernacular nomenclature includes providing name to a particular organism according to local language without any रूल्स। ठीक है ना। और साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर मतलब क्या? तो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर includes providing name to a particular organism by following set of defined rules। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, जो आपको डेफिनेशन में साफ नजर आएगा कि जो वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर या वर्नाकुलर नेमिंग सिस्टम है, उसके हिसाब से जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है तो उसमें लोकल भाषा का या रीजन के हिसाब से रैंडमली नाम दे दिया जाता है, जबकि साइंटिफिक नाम जो दिया जाता है वो किसी पर्टिकुलर डिस्क्राइब्ड रूल्स के हिसाब से दिया जाता है। तो वर्नाकुलर नामों में जैसे आप देखो कि क्या दिक्कतें हैं, ठीक है, साइंटिफिक की तरफ हम बाद में बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल फर्क समझ लो क्या है। एक बार फिर से देख लो कि these names are given according to local language without any rules, while scientific names are given by following set of defined rules। ये डिफरेंट चीज साफ नजर आती है दो तरह के नॉमेनक्लेचर्स में। अब आप देखो, इसको थोड़ा सा फिलहाल मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसको भी मिटा देते हैं और दो हेडिंग्स रखते हैं हमारे सामने सिर्फ। ठीक, पहला था वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर। अब आप देखो इसमें दिक्कतें क्या क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉब्लम, these vernacular names are random, that is not universal। Okay, means change place to place। Okay, names, or we say these names do not define or describe any interrelationships amongst organisms। Then many vernacular names are common names which apply to different organisms and many
एक्चुअली मिसलीडिंग। ओके, देखो हमने यहाँ पे बोर्ड पे चार चीजें जो लिखी है वो चार चीजें एक ही तरफ इशारा करती है या एक ही एस्पेक्ट को समझाने के लिए लिखी है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को नाम देने के लिए हम वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर या वर्नाकुलर नेमिंग सिस्टम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। भले ही ये नाम आसान होते हैं यूज करने के लिए और शॉर्ट होते हैं याद रखने के लिए, फिर भी ये बिना काम के हैं अगर इसको ब्रॉडर सेंस में देखा जाए। क्यों? तो पहला रीजन कि ये एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो जाते हैं। जैसे तुमको पहले भी बताया था कि जासवंत हो या जाबा हो, जाबा बंगाली में कहते हैं और जासवंत मराठी में कहते हैं, है ना। है ये दोनों एक ही चीज, ठीक। हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस मतलब चाइना रोज, चाइना रोज इंग्लिश में कहते हैं तो चाइना रोज इंग्लिश में, मराठी में आ गया तो जासवंत, बंगाली में चला गया तो जाबा। तो लैंग्वेज टू लैंग्वेज या जगह से जगह चेंज होने पर नाम चेंज हो जाता है, चीज एक ही रहती है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम एसोसिएटेड है वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर के साथ। जस्ट have a imagination कि you go to USA and ask someone about Jaswant or Java, will you get the flower? No, because there you need to use the term China rose. Ask some person who don't know English to give me China rose, what he will give you? Nothing, because he don't understand what is China rose, है ना। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम एसोसिएटेड है वर्नाकुलर नेम्स के साथ कि वो जगह से जगह मतलब प्लेस टू प्लेस, लैंग्वेज टू लैंग्वेज चेंज होते हैं। दूसरी बात, ये नाम जो जासवंत है या जावा जो भी कॉमन नेम्स है वो किसी भी प्रकार की इंटर डिस्क्राइब नहीं करते। जैसे हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस है तो हिबिस्कस नाम से हमको पता चलता है कि इस फ्लावर में या इस प्लांट में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्योंकि हर टैक्सॉन या हर कैटेगरी को बिलोंग करने वाला कोई भी टैक्सॉन एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बनाया गया है। जैसे डाइकोटिलिडॉन मतलब दो कोटिलिडॉन्स वाला सीड, एंजियोस्पर्मी मतलब फ्लावरिंग शो करने वाला प्लांट। तो इस तरह से हर टैक्सॉन का नाम, साइंटिफिक जो नाम है उसके पीछे कोई लॉजिक है। इन नामों के पीछे ज्यादा से ज्यादा लॉजिक है उस एरिया का नाम या उस लैंग्वेज में कुछ वैसी दिखने वाली चीज। इसके ऊपर कोई इंटर रिलेशनशिप इन नामों से एक्सप्लेन नहीं होता। ये दूसरी प्रॉब्लम। देन मेनी वर्नाकुलर नेम्स आर कॉमन नेम्स। कॉमन नेम का मतलब जैसे एग्जांपल से अगर हम समझे बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई नाम की कोई चीज नहीं है। बटरफ्लाई एक कॉमन वर्ड है जो कलरफुल दिखने वाले, पसारे हुए पंख जिनके होते हैं, ठीक है ना, फूलों पे जाके बैठते हैं, उनका मतलब नेक्टर कंज्यूम करते हैं, ऐसे सभी दिखने वाले इंसेक्ट्स को हम कॉमनली क्या बोल देते हैं? बटरफ्लाई, है ना। या फिर तुम्हारा हो गया लिली, फ्लावर की बात करें तो तुम्हारे पास वाटर लिली है, तुम्हारे पास टेरेस्ट्रियल वाली लिली है, उसमें भी कलर्स है। तो लिली ये एक कॉमन नेम है फ्लावर का, एक जैसे दिखने वाले सभी फ्लावर्स को हम लिली कह देते हैं। लेकिन क्या वो एक जैसे बेसिकली है? तो बिल्कुल भी नहीं। दे आर डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट जीनस, फिर भी हम उन सबको एक कॉमनली कह देते हैं लिली। हाँ, जैसे सभी गुलाब, रोज, व्हाइट रोज, ऑरेंज रोज, रोज इज रोज, कॉमन नेम। सो दिस इज नॉट डन, है ना। कोई स्पेसिफिक नाम होना चाहिए उसका, ठीक। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये तीसरी प्रॉब्लम जो कॉमन या वर्नाकुलर नेम्स के साथ एसोसिएटेड है कि मेनी ऑफ द नेम्स आर कॉमन नेम्स नॉट स्पेसिफिक। और सबसे इंपॉर्टेंट और एक पॉइंट कि मेनी वर्नाकुलर नेम्स आर एक्चुअली मिसलीडिंग। मिसलीडिंग इन द सेंस कि उस ऑर्गेनिज्म का वो नेचर नहीं है, फिर भी हम उसको वो नाम देते हैं। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं स्टारफिश
और जेलीफिश। नाम में क्या है? फिश, मतलब ये बिलोंग किसको करने चाहिए? पाइसेस को, है ना। पाइसेस इज अ ग्रुप टू विच फिश बिलोंग्स, बट इनके सिर्फ नाम में ही फिश है। स्टारफिश इज नॉट अ फिश, इट इज एन इकाइनोडर्म, है ना। स्टारफिश ये फिश ना होकर एक अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इकाइनोडर्म नाम का, लेकिन इसके नाम में क्या है? फिश। ये कॉमन नेम है, स्टारफिश का बॉटनिक जूलॉजिकल नेम अलग है, लेकिन स्टारफिश उसका कॉमन नाम है क्योंकि वो स्टार जैसी दिखती है। लेकिन समुद्र में रहती है तो उसको बोल दिया स्टारफिश, बट इट इज नॉट अ फिश। ओके, तो इट्स अ मिसलीडिंग थिंग। तो ये वर्नाकुलर नेम्स के साथ ये 4 बेसिक प्रॉब्लम्स हमेशा जुड़े रहेंगे कि वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस चेंज होंगे, वो किसी भी तरह की इंटर रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन नहीं करते, वो मिसलीडिंग हो सकते हैं और वो ग्रुप के लिए हो सकते हैं इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कॉमन हो सकते हैं, जैसे सभी लिली, सभी गुलाब, रोज और सभी इंसेक्ट जो पंख वाले हैं, फ्लैट है, फूलों पे निर्भर करते हैं, सबके सब बटरफ्लाई। इट्स नॉट डन। दैट्स व्हाई वर्नाकुलर नेम्स भले ही डेली यूज में हो, भले ही हम जासवंत के फूल को जासवंत कहते हैं, मतलब इतना तकलीफ लेकर हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस कहने नहीं जाते, या भिंडी को हम कभी भी हिबिस्कस स्कुलेंटस नहीं कहते, भिंडी कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लेडी फिंगर कहते हैं, है ना। मतलब हमारे कॉमन यूज में, इस्तेमाल में भले ही वर्नाकुलर नेम्स हो, टैक्सोनॉमी के हिसाब से अगर देखा जाए, क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो वर्नाकुलर नेम्स का कोई एग्जिस्टेंस या इंपॉर्टेंस नहीं है ना। फिर इसीलिए हम जब भी टैक्सोनॉमी में किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कोई नाम प्रोवाइड करते हैं, उसकी नेमिंग करते हैं, तो हम हमेशा कौन से तरीके का इस्तेमाल करते हैं या कौन से नॉमेनक्लेचर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जो हमको इसके बाद पढ़नी है, जिसको हमने इससे पहले भी लिखा है वर्नाकुलर के साथ, दैट इज साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर, है ना। साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर का मीनिंग इससे पहले भी हमने लिखा था, समझा था, फिर से एक बार बोल रहा हूं कि साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर हर उस नॉमेनक्लेचर सिस्टम को कहते हैं जो बेसिक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करता है या दुनिया भर में सिमिलर तरह के नाम जनरेट करता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो हमें पर्टिकुलरली पढ़नी है वो है, और आज भी जिसे यूज किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को नाम प्रोवाइड करने के लिए, जो हर जगह सेम हो, यूनिवर्सल हो, ठीक है ना, वो है बायनोमियल nomenclature system. It is a kind of scientific nomenclature system which is based upon certain fixed rules. Okay, what are those rules we need to see, but before that, what is the advantage of scientific nomenclature? You should understand the most important advantage is, अब देखो आसान सी बात है, जो वर्नाकुलर नेमिंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस थे वो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर या किसी भी साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम के एडवांटेजेस होंगे। मतलब हम अगर एडवांटेज की बात करें तो साइंटिफिक नेम्स आर यूनिवर्सल, मींस दे डू नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और दे डू नॉट चेंज फ्रॉम रीजन टू रीजन, दे रिमेन फिक्स्ड, दे आर यूनिवर्सल। दूसरी बात, they define interrelationships or they describe certain characteristics about that organism, right? Then they are not common names. Every organism has got a separate scientific name. वो butterfly जैसा common नहीं है, और none of them are misleading because they are produced on the basis of certain rules. तो आप देखो जो vernacular nomenclature के disadvantages थे वो सभी साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम के एडवांटेजेस बन जाते हैं, है ना। तो फिर जहां तक सवाल है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम का, तो इसे
किसने दिया था या इसको किसने बताया था? तो इसको बताया था a very important person for us as far as taxonomy is concerned, because he is called father of taxonomy. याद रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है. Carolus Linnaeus is a person who is termed as father of taxonomy as well as father of or creator of this particular system of classification, nomenclature, that is binomial nomenclature system, and a first ever kingdom system called two kingdom system, which was a failure no doubt, but all it started from there. Two kingdom system was given by Carolus Linnaeus because of all these efforts taken by him in the field of taxonomy. He is termed as father of taxonomy, and as he has given us with or provided us with this particular system which is still in use today, he is also called father of binomial nomenclature. So Carolus Linnaeus in 1753, this is not important, in his book, this is important, Species Plantarum. What was the name of his book? Species Plantarum नाम की जो बुक कैरोलस लिनायस ने लिखी, उसमें उसने इस बायनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्क्राइब किया. मतलब एक ऐसी साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को डिस्क्राइब किया जिसकी मदद से हम ऑर्गेनिजम्स को नाम प्रोवाइड करते हैं, ऐसे नाम जो यूनिवर्सल है, ऐसे नाम जो इंटर रिलेशनशिप्स डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे नाम जो स्पेसिफिक है और ऐसे नाम जो मिसलीडिंग नहीं है ना. तो फिर जैसा कि हमने कहा कि कोई भी साइंटिफिक नोमेनक्लेचर सिस्टम एक सेट ऑफ रूल्स पे चलती है या सेट ऑफ रूल्स पे डिपेंड करती है. तो कौन से रूल्स है जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के लिए बनाए गए, है ना. तो फिर उन्हीं को हम पढ़ना जरूरी है हमें, या उन्हीं को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर में. तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. पहला रूल, these names are called binomial because each name consists of two parts, okay, or each part is called epithet. First part is a genus name and second part is a species name. एग्जाम्पल वही हमारा, चलो खुद का ही दे लेते हैं, होमो सेपियंस. इस पर्टिकुलर नेमिंग सिस्टम के हिसाब से किसी भी ऑर्गेनिज्म को दिए गए नामों के या नाम के दो हिस्से होते हैं कम से कम, जिसमें से पहला हिस्सा जिसको एपिथेट भी कहते हैं उसको हम जीनस नेम कहते हैं. पहला हिस्सा होमो, होमो इज अ जीनस, एंड दूसरा हिस्सा स्पीशीज नेम मींस सेपियंस इज अ स्पीशीज. तुम होमो सेपियंस छोड़ के कोई और एग्जांपल ले लो, हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस ले लो, तो हिबिस्कस इज अ जीनस, रोजा सिनेंसिस इज अ स्पीशीज. क्योंकि इस सिस्टम के हिसाब से दिए गए नामों के दो हिस्से होते हैं, चाहे ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, इसे हम कहते हैं बायनोमियल नेम. बाय मतलब दो, है ना. उसके बाद सेकंड रूल, ओके, जीनस नेम always starts with capital letter
ये रूल्स है जो फॉलो करने ही होंगे जब भी हम कोई बायनोमियल नेम लिखे। जीनस नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर व्हाइल स्पीशीज नेम okay is written in all small। ठीक है ना, क्या लिखा है दूसरा रूल कि जो जीनस नेम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जबकि स्पीशीज नेम जो है वो हमेशा पूरी तरह से स्मॉल लेटर्स में लिखा होता है। ठीक, उसके बाद तीसरा रूल, इन written form both parts must be separately underlined while in printed form binomial name should be in italics। देखो उस रूल का मतलब समझो कि जब भी कोई बायनोमियल नेम हम हाथों से लिखेंगे तो दोनों ही पार्ट्स सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए, और जब भी किसी बुक में या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई बायनोमियल नेम होगा तो वो अंडरलाइन नहीं होगा बट इट विल बी इन इटैलिक्स। इटैलिक्स समझते हो तुम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जानते हो तो इटैलिक्स पता है। तो इटैलिक्स में होगा जब भी प्रिंटेड फॉर्म में होगा, और सेपरेटली अंडरलाइन होगा जब भी रिटन फॉर्म में होगा। देन fourth rule is all binomial names must be given in Latin or ancient Greek language, as these are dead languages and no chance of modification exists। क्या लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी नाम बायनोमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम के हिसाब से दिए जाते हैं वो सब के सब ना इंग्लिश में होने चाहिए, ना मराठी में, ना हिंदी में। उसकी जो लैंग्वेज है, मतलब ये जो नाम है ना, होमो सेपियंस या हिबिस्कस, ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो है ये लैटिन या ग्रीक भाषा में है, और इसका स्पेसिफिक रीजन है। इसका जो रीजन है वो ये कि ये डेड लैंग्वेजेस है, मतलब फ्यूचर में इन नामों में किसी भी तरह का कोई चेंज आए ये चांस नहीं है ना। तो इसीलिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल हमेशा किया जाता है, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज का। ठीक, देन बोथ स्पीशीज एंड जीनस नेम should not have less than 3 and more than 13 अल्फाबेट्स। ठीक है, किसी भी बायनोमियल नेम के दोनों में से किसी भी हिस्से में, मतलब ना जेनेरिक नेम में ना स्पेसिफिक नेम में, ना जेनेरिक एपिथेट में ना स्पेसिफिक एपिथेट में 3 से कम और 13 से ज्यादा अल्फाबेट्स नहीं होने चाहिए। दैट्स व्हाट लेस देन 3 एंड मोर देन 13 अल्फाबेट्स should not be there in a generic or specific part of the binomial name. This is another rule. Then
जीनस नेम is always simple, but species name can be simple or compound. Example, Rosa sinensis. ये क्या है? कंपाउंड वर्ड है। रोजा साइनेंसिस दो अलग अलग हिस्सों का बना हुआ है। तो वही कहना है कि स्पीशीज नेम है तो वो सिंपल भी रह सकता है जैसे कि सेपियंस, या फिर कंपाउंड भी रह सकता है जैसे कि रोजा साइनेंसिस। लेकिन कंपाउंड वर्ड कभी भी तुमको जीनस नेम में नहीं मिलेगा। इट इज ऑलवेज अ सिंपल वर्ड लाइक होमो, लाइक हिबिस्कस। कंपाउंड वर्ड जीनस नेम में नहीं दिखेगा। Species name can be simple word, can be a compound. In many cases, as a 7th point, in many cases, a third part is seen in a name. That indicates abbreviation for name of scientist. Example, Mangifera indica Linn. देखो ये जो नाम है, ये जो बायनोमियल नेम है, इसमें मैंजीफेरा क्या है? जीनस नेम, इंडिका स्पीशीज नेम, लिन जो है वो लिनास से आता है क्योंकि कैरोलस लिनास ने ये नाम प्रोवाइड किया है मैंजीफेरा इंडिका। तो उसके नाम का एब्रिविएशन कभी-कभी हमको नाम में देखने को मिलता है बायनोमियल नेम की अगर बात करें। तो ये तीसरा जो हिस्सा है कभी-कभी देखने को मिलने वाला, इसका मतलब या इसका मीनिंग क्या है? उस साइंटिस्ट या उस टैक्सोनॉमिस्ट का नाम जिसने वो बायनोमियल नेम दिया है ना। जैसे यहाँ पे लिनास ने दिया तो लिन। तो कभी-कभी क्योंकि तीसरा पार्ट भी देखने को मिलता है तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर को ऐसे केस में ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है। Whenever the third part, that is abbreviation for name of scientist exist, the binomial name is also called a trinomial name. तो 1 से लेकर 7 तक ये सभी जो चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही है वो एक एक चीज क्या है? सेट ऑफ rule which should be followed in order to provide a scientific or universal name to particular organism. फिर सवाल उठता है कि who will standardize these names? इन नामों को स्टैंडर्डाइज कौन करेगा या इन नामों को कंफर्म कौन करेगा? क्योंकि देखो अगर साइंटिस्ट एक इंडिया को बिलोंग करता है और दूसरा साइंटिस्ट अमेरिका को बिलोंग करता है, दोनों ने एक ही चीज खोजी और इन रूल्स को अप्लाई करके उसने नाम दिए, तो फिर किसी एक का नाम तो बायनोमियली चूज किया जाएगा। तो ऐसी कोई तो अथॉरिटी, ऐसी कोई तो बॉडी होनी चाहिए, ऐसा कोई तो सिस्टम होना चाहिए जो दिए गए बायनोमियल नेम्स को स्टैंडर्डाइज करे, कंफर्म करे या ऑथेंटिकेट करे। तो ऐसी बॉडीज जो है उन्हें हम कहते हैं इंटरनेशनल कोड्स फॉर nomenclature. International codes for nomenclature is the name of a body that standardizes the binomial names given to particular organism, right? So that there should not be repetition or there should not be any kind of confusion. तो ऐसे कितने कोड्स एग्जिस्ट करते हैं इसको अगर हम देखें तो वन बाय वन यहाँ लिखते हैं। पहला ICZN शॉर्ट फॉर्म है ये ICZN, दूसरा है ICBACN, तीसरा है ICNCP, चौथा है ICVN और पांचवा जो है वो है
ICNAFP। अब इनके शॉर्ट फॉर्म्स भी हम लिखेंगे नो डाउट, बट शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म भी हम लिखेंगे, बट शॉर्ट फॉर्म्स देख लो। ICZN, ICBACN, ICNCP, ICBN and ICNAFP। फुल फॉर्म्स की तरफ अगर हम जाए तो इट इज इंटरनेशनल कोड फॉर zoological nomenclature। Okay, ICZN stands for International Code for Zoological Nomenclature। ICBACN stands for International Code for Bacterial Nomenclature। Okay, International Code for Bacterial Nomenclature। Then ICNCP stands for International Code for Nomenclature of crop plants। ICVM stands for International Code for Viral Nomenclature। And ICNAFP stands for International Code for Nomenclature of Algae, Fungi and protists। राइट, क्या क्या है यहाँ पे? सॉरी, प्रोटिस्ट नहीं, प्लांट्स, है ना। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनके नामों को कौन स्टैंडर्डाइज करेगा? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN। उसी तरह से ICBACN, उसी तरह से ICNCP क्रॉप प्लांट्स का नोमेनक्लेचर, ICVN वायरल नोमेनक्लेचर एंड ICNAFP दैट इज अल्गी, फंजाई और प्लांट्स का नोमेनक्लेचर, जिसे प्रीवियसली ICBN कहा जाता था, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अभी उसको कहते हैं ICNAFP दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। तो ये जो चीज यहाँ आपको दिख रही है, ये अलग अलग बॉडीज का नाम है जो इन रूल्स के हिसाब से दिए गए ऑर्गेनिजम्स के नामों को स्टैंडर्डाइज करती है और उन्हें साइंटिफिकली प्रूवन बनाती है। मतलब दुनिया भर में आप कहीं पे भी जाओ, भिंडी का नाम होगा हिबिस्कस स्क्यूलेंटस, चाइना रोज का नाम होगा हिबिस्कस रोजासिनेंसिस, हमारा नाम होगा होमो सेपियंस, और मैंगो का नाम होगा मैंजीफेरा इंडिका, है ना। तो ये सारी बातें हमको समझनी होंगी जहां तक नोमेनक्लेचर का सवाल है। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर वो नोमेनक्लेचर है जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर का एक टाइप है और हमको पढ़ना है, समझना है। उसके ऊपर बेस्ड सवाल हमको पूछे जाएंगे जो हमको सॉल्व करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस knowledge and all this discussion that we did for nomenclature। इसके बाद जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम डिस्कस करेंगे किंगडम सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमें प्राइमरीली पढ़नी है RH विटेकर की
5 किंगडम सिस्टम, बट बाकी भी डिटेल्स हम किंगडम सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। बट एज फार एज दिस क्लास इज कंसर्न, हमने प्राइमरीली फोकस किया नोमेनक्लेचर पे, जिसको हमने पूरी डिटेल्स में यहाँ समझा है, रूल्स, बॉडीज, टाइप्स के साथ। Before we end this class, you should have a proper look at all the rules and bodies, because all this is an important content for your question as far as paper is concerned. So properly see this, understand this, and with this we end this lecture here. Thank you.